हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2 वीडियो। तो देखिए, पार्ट 1 में हम क्या पढ़े थे? बॉडी फ्लूइड के बारे में पढ़े थे, मतलब ब्लड के बारे में पढ़े थे। ब्लड में क्या स्ट्रक्चर होता है, मतलब ब्लड में प्लाज्मा होता है और कर्पसल्स होता है। कर्पसल में क्या क्या होता था? आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और क्या होता है? प्लेटलेट, और इसको भी बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कितने टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मेनली दो टाइप का, जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स एंड उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप, मतलब कितना ग्रुप है, ब्लड ग्रुप कितना है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए, मैंने बोला था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? कुछ सर्कुलेशन होता है। क्या सर्कुलेशन होता है? बॉडी फ्लूइड, मतलब हमारे अंदर क्या बॉडी फ्लूइड होता है वही वो सर्कुलेट होता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या बॉडी फ्लूइड हुआ था? पिछले वीडियो में मैंने बोला था क्या हुआ था। एक था ब्लड, एक था लिम्फ। तो हम ब्लड पढ़ चुके थे, आगे पढ़ेंगे लिम्फ। तो हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड क्या है? ब्लड होता है और लिम्फ होता है। मेनली ब्लड होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कुछ एनिमल, मतलब कुछ लोअर एनिमल जो करेक्ट नहीं है, मतलब लोअर एनिमल है, उनमें क्या है? उनमें ब्लड नहीं है। तो क्योंकि ब्लड नहीं है और सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो मैंने पिछले वीडियो में बोला था। क्या? न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। ऑक्सीजन और द न्यूट्रिएंट किससे ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू द फ्लो ऑफ द ब्लड। सो इसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट और द ऑक्सीजन फ्लो होता है। तो अभी कुछ लोअर एनिमल में ब्लड ही नहीं है, तो उनमें क्या होगा? उनमें सर्कुलेशन तो होना चाहिए ना, क्योंकि वो जो ऑक्सीजन आता है या फिर न्यूट्रिएंट होता है वो एक टिश्यू से अदर टिश्यू तक कैसे जाएगा, क्योंकि उनमें ब्लड ही नहीं है। तो उनमें कुछ ऐसा है ब्लड के जैसा, क्या होता है? वो वाटर का यूज करता है एज ए ब्लड। तो मतलब हम यूज करते हैं ब्लड एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट जाता है। तो वैसे ही कुछ एनिमल होता है जो वाटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लड, और इनमें सेम फंक्शन होता है, मतलब हमारे ब्लड जैसा फंक्शन करता है, उनमें वाटर वैसे ही फंक्शन करता है। ऑफकोर्स थोड़ा कम अमाउंट क्या होता है? ऑक्सीजन डीजल होता है। देखिए, हमारे अंदर जो सर्कुलेशन होता है ब्लड के अंदर क्या होता है? आरबीसी होता है। आरबीसी हीमोग्लोबिन होता है, और वो वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप करके जल्दी से जल्दी सेल या टिश्यू को भेजता है। तो अभी वाटर में भी ऑक्सीजन डीजल होता है, लेकिन कम परसेंटेज में। आप ऐसे ही नॉर्मल सोचिए, आप फॉर एग्जाम्पल पॉन्ड, कुछ भी तालाब सोचिए या फिर नदी सोचिए, तो उनमें भी मछली होता है। तो अगर ऑक्सीजन वाटर में डीजल नहीं होता तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट, मतलब रेस्पिरेशन कैसे करते? तो वो मछलियाँ, जो भी जानवर है जो नदी या पॉन्ड में जो है, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन भी वाटर के साथ डीजल होता है। हाँ, इतना डिफरेंस है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट और मोर क्विकली, जल्दी भी वो डीजल होता है, इसलिए जल्दी जल्दी सेल या टिश्यू को भेज देता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है, जो लोअर एनिमल है, वो ब्लड के जगह वो वाटर का यूज करते हैं। तो सो दैट क्या होता है? ऑक्सीजन तो डीजल होता है, बट ऑफकोर्स थोड़ा लेट डीजल होता है और थोड़ा कम डीजल होता है इन कंपेरिजन टू द ब्लड। सो उस हिसाब से सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरफ का होता है। एक होता है वाटर सर्कुलर सिस्टम, वाटर सर्कुलर सिस्टम। अनदर होता है ब्लड सर्कुलर सिस्टम, ब्लड सर्कुलर सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलर सिस्टम मतलब हमारे जैसे, मतलब हायर एनिमल क्या होता है? वो ब्लड यूज करते हैं एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। बट कुछ लोअर एनिमल है वो वाटर यूज करते हैं एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम। फंक्शन सेम होता है, डिफरेंस क्या होता है? वो थोड़ा कम और लेट होता है ऑक्सीजन डीजल, लेकिन ब्लड में ज़्यादा ऑक्सीजन डीजल होता है और मोर क्विकली भी वो डीजल होता है। इतना ही डिफरेंस है। तो अभी वाटर सर्कुलर सिस्टम अगर देखोगे तो एक दो तरफ का वाटर सर्कुलर सिस्टम होता है।
एक होता है वाटर कैनल सिस्टम, वाटर कैनल सिस्टम, और एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देखिए। वाटर कैनल मतलब कुछ लोअर एनिमल क्या कौन कौन है, एक होता है हाइड्रा, हाइड्रा वो क्या होता है, हाइड्रा सिलेंट्रेट। उस हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेट वो वाटर कैनल के थ्रू वो काम करता है। मतलब लेट सपोज हाइड्रा होता है तो इनमें एक कैनल सिस्टम होता है, ऐसे कैनल सिस्टम, तो वहाँ से वो ब्लड पास करके वो निकल जाता है। तो अब सॉरी वो जो वाटर होता है वो यहाँ से घुसता है और यहाँ से निकल जाता है। तो अभी लेट सपोज एक सेल होता है, तो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी सेल होगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है वो वेस्ट मटेरियल सेल में बढ़ता ही रहता है। तो अभी जो वाटर आ रहा है तो इस वाटर में क्या होता है, इस वाटर में फ्रेश वाटर होता है। तो अगर फ्रेश वाटर बनेगा तो इस वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड ऑफकोर्स कम होगा। तो अभी जब इसके थ्रू वो पास करेगा वो क्या करेगा, देखिए हमेशा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। तो मतलब क्या होता है वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सेल के अंदर हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो अभी वो वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है और इस सेल में ऑक्सीजन कम है। तो अभी क्या करेगा, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इस वाटर से अभी वो इस सेल को चला जाएगा क्या, ऑक्सीजन। अभी कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर कम अधिक होता है और बाहर में ओब्वियसली कम होगा। तो अभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से आकर वो वाटर के साथ मिल जाता है। तो वाटर जब पास कर जाएगा अभी इस सेल के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अभी ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। तो अभी अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो सेल और टिश्यू को ऑक्सीजन मिल गया, उसके बाद ही वो अपना काम कर पाएगा। तो ये सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम, उसका वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर वाटर घुसता है, यहाँ पर निकल जाता है, जब निकलता है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड और सब न्यूट्रिएंट भी वो अंदर चला जाता है। क्यों न्यूट्रिएंट अंदर चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट अधिक होता है। जब सेल के अंदर न्यूट्रिएंट कम होता है तो अभी क्या होगा, न्यूट्रिएंट वाटर से चला जाएगा कहाँ पर, सेल के अंदर चला जाएगा। और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल यूरिया या फिर अमोनिया, तो वहाँ पर तो ओब्वियसली अमोनिया ये होगा। तो अमोनिया यहाँ पर क्या होगा, वो ऐसे नॉर्मली वो बाहर को एक्सक्रीट कर देते हैं और ऐसे भी बाहर तो एक्सक्रीट करते हैं और कुछ पार्ट बच जाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, लेट्स सपोज अमोनिया, तो अमोनिया ओब्वियसली क्या होगा, सेल के अंदर ज़्यादा होगा, वाटर में कम होगा। तो क्या होगा, अमोनिया सेल से निकल जाएगा कहाँ पर, वाटर पर। तो वाटर पर जब निकल जाएगा तभी क्या हो जाएगा, वो एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इसका मतलब सेल के अंदर जब ब्लड पास करेगा ऑक्सीजन सेल के अंदर चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और द वेस्ट मटेरियल का हो जाएगा, सेल से निकलकर वाटर के साथ मिल जाएगा। तो इस हिसाब से वो सेल अभी डिटॉक्सिफाई हो गया है। तो इसका यही काम है और सर्कुलर सिस्टम का यही काम है। ये एक हो गया वाटर कैनल सिस्टम, जिसमें एग्जाम्पल है हाइड्रा, जिसको बोलते हैं मतलब सिलेंट्रेट जो है वो करता है। और एक कौन करता है, और करता है पोरीफेरन। तो पोरीफेरन मतलब क्या होता है, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, और इसको भी पोरीफेरा बोलते हैं। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा का जो हाइड्रा है वो यूज करते हैं वाटर कैनल सिस्टम। सो वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कौन करता है, वो करता है इकाइनोडर्माट। इकाइनोडर्माट, इकाइनोडर्माट में कौन है, फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश। स्टारफिश क्या करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम वो यूज करते हैं। मतलब उनका जो
अंदर जो ट्यूब फिट होता है, ट्यूब फिट के थ्रू ही वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। सेम फंक्शन ही होता है, वाटर इधर चला आता है और चला जाता है, उसके थ्रू ही वो सर्कुलेट हो जाता है, उसके थ्रू वो सेल ऑक्सीजन पा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो निकल देता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी वो निकल देता है। सेम फंक्शन होता है। तो ये हो गया वाटर कैनाल सिस्टम, एक हो गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और याद रखना ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत बार पड़ता है, जो होता है इकाइनोडर्माटा। ये एक बार, और ये वाला जो वाटर एज अ स्पंज, ये बहुत बार नीट में पड़ा है, तो अच्छे से याद रखना। वाटर कैनाल सिस्टम में हाइड्रा एंड स्पंज आते हैं, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम में इकाइनोडर्मेट होते हैं। और इसमें वाटर यूज करते हैं, वो ब्लड यूज नहीं करते क्योंकि उनके अंदर ब्लड ही नहीं है। ब्लड कहाँ पर है वो हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब करेक्ट में, मतलब हायर एनिमल में वो ब्लड सर्कुलर सिस्टम ही वो काम करता है। ओके, तो अभी ये हो गया वाटर सर्कुलर सिस्टम। अभी आ जाएंगे हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कौन कौन एनिमल है जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यूज करते हैं। नॉर्मली इन तीनों के अलावा बाकी जो है वो सब यूज करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इन एनिमल में ब्लड होता है। हाँ, ब्लड का कलर डिफरेंट होता है, कुछ में ब्लू कलर होता है, कुछ में ग्रीन कलर होता है। मैंने पिछले वीडियो में हम पढ़े थे, जब रेड होता है इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो अगर ब्लू हो गया तो मतलब वहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, होमोसियानिन। एक होता है क्लोरोक्लोरोइन, जहाँ पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, जो वर्म में दिखाया जाता है। पिछले वीडियो में पढ़े थे, अगर नहीं याद आ रहा है फिर से आप रिवाइंड करके भी, आप रिवाइंड नहीं मतलब पिछले वीडियो आप देख सकते हैं। तो अभी आ जाइए ब्लड सर्कुलर सिस्टम। तो अभी आ जाइए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानने के लिए। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हम बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए वो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इसको ही हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। मतलब आपको अगर कोई पूछेगा कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या है, तो कोई टेंशन मत लेना, वही सेम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम ही वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो अभी वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, वो दो तरफ का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड ओब्वियसली यूज करता है। जैसे वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम में वाटर हुआ था तो यहाँ पर ब्लड होगा, लेकिन वो दो तरफ का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो ओपन और क्लोज के अंदर डिफरेंस क्या है। ओपन मतलब वहाँ पर ब्लड ओपन होता है, यहाँ पर ब्लड क्लोजली जाता है। क्लोजली मतलब क्या होता है, यहाँ पर वेसल के थ्रू जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ओपनली वो ब्लड जाता है। अब कैसे जाता है अभी आराम से वो जानेंगे। तो देखिए, कोई भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए तो इसके लिए एक चाहिए ऑर्गन। उस ऑर्गन को क्या बोलेंगे हम, पंपिंग ऑर्गन। और पंपिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, हार्ट। तो अभी हार्ट आ जाइए, ये हो गया आपका हार्ट। ओके, ये हो गया आपका हार्ट। अभी हार्ट से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा। कौन सा ब्लड निकलेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा। जब भी ब्लड से वो निकलता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। कैसे निकलता है हम कुछ देर बाद जानेंगे। अभी इतना तो जान लिए होंगे कि हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। अभी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, वो जाएगा कहाँ पर, हार्ट के अलावा और जो है, मतलब किडनी हो गया, लंग हो गया, लिवर हो गया, वहाँ पर जाएगा, मतलब बॉडी सेल के अंदर जाएगा। तो वो भी हार्ट के थ्रू, किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो ये हो गया आर्टरी। ओके, तो इसको हम बोलेंगे आर्टरी। और इस हार्ट के थ्रू यहाँ पर भी एक आर्टरी हो गया, तो ये भी हो गया आर्टरी। सो आर्टरी के थ्रू क्या जाएगा, ब्लड जाएगा। कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। अभी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सेल होता है, ऑब्वियसली कुछ टिश्यू, कोई भी तो टिश्यू होगा तो उस टिश्यू के अंदर जाएगा, और इस टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे जानने से पहले हम जान लेते हैं क्या होता है। देखिए बॉडी के अंदर जो सेल होता है तो टिश्यू होता है, इस टिश्यू को अगर हम जूम कर लेंगे वो कैसे दिखता है, वो ऐसे दिखता है। ओके, तो सेल के अंदर कुछ लिक्विड पार्ट होता है ऑब्वियसली, और सेल के बाहर भी कुछ लिक्विड होता है। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है हम इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और इसको भी हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक होता है सेल के बीच में जो होता है फ्लूइड, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर सेलुलर फ्लूइड। अब एक हो गया इंट्रासेलुलर, एक हो गया इंटरसेलुलर। इनके अंदर डिफरेंस क्या है अच्छे से सुनिए। इंट्रासेलुलर मतलब आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कुछ टूर्नामेंट, खेल का टूर्नामेंट हुआ होगा। लेट सपोज एक हो गया सेंट जोसेफ, एक हो गया स्टुअर्ट कॉलेज, ये हो गया स्टुअर्ट कॉलेज, ये हो गया सेंट जोसेफ कॉलेज और स्कूल। देखिए उनके अंदर टूर्नामेंट होता है। अभी लेट सपोज ये स्टुअर्ट स्कूल हो गया, तो स्टुअर्ट स्कूल के अंदर जो टूर्नामेंट होता है, तो लेट सपोज स्टुअर्ट स्कूल में 8th क्लास बच्चे हैं, 9th क्लास बच्चे हैं, 10th क्लास बच्चे हैं। तो अभी जो टूर्नामेंट होगा वो क्या होगा, 8th 9th और 10th मतलब बच्चों के अंदर ही वो टूर्नामेंट होगा। तो टूर्नामेंट अगर होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। मतलब यहाँ पर सॉरी इंट्रा कॉलेज टूर्नामेंट। इंट्रा कॉलेज मतलब क्या हो गया, इस कॉलेज के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर ही वो मैच होता है। एक होता है इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का मतलब क्या हो गया, इंटर कॉलेज मतलब एक दूसरे के कॉलेज के साथ खेलेंगे। मतलब यहाँ पर सेंट जोसेफ स्कूल और स्टुअर्ट स्कूल के अंदर ही वो मैच खेला जाएगा। तो मैं मतलब यहाँ पर सेम कॉलेज के बच्चे एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे। मतलब इस स्कूल के बच्चे इस स्कूल के अगेंस्ट ही वो खेलेंगे, मतलब इन दोनों के बीच ही वो खेल होगा। तो इसको हम बोलेंगे इंटर कॉलेज। इंट्रा मतलब सेम इसके अंदर जो होता है, इंटर मतलब एक दूसरे के जो डिफरेंट होता है इनके अंदर अगर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर होता है। अगर वो सेल के अंदर होता है इसको हम बोलेंगे इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अभी सेल के बीच में जो होगा इस फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सेल के बीच में जो रहा है इसको हम बोलेंगे इंटरसेलुलर फ्लूइड। और इस इंटरसेलुलर फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। ओके, जो सेल के बीच में जो रहा है उस फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ, और लिम्फ को ही बोलते हैं हम इंटरसेलुलर फ्लूइड। तो इसका मतलब क्या है, अभी इस जगह पर क्या होता है, लिम्फ होगा। तो लेट्स सपोज दिस इज लिम्फ। ओके, तो अभी ब्लड आएगा। लेट्स सपोज ब्लड आ गया, तो यहाँ पर ब्लड हार्ट से निकल के कहाँ चला जाएगा, वो डायरेक्ट वो ऐसे वो निकल जाएगा ब्लड से। यहाँ पर भी ब्लड वो डायरेक्ट निकल जाएगा। तो अभी क्या हो गया, ये ब्लड आ गया, यहाँ पर ऑलरेडी लिम्फ है। तो अभी क्या हो गया, ब्लड और लिम्फ मिक्स हो गया, ब्लड और लिम्फ मिक्स हो गया। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, हेमोलिम्फ। आप वर्ड सुने होंगे हेमोलिम्फ। हेमो मतलब ब्लड, लिम्फ मतलब लिम्फ। मतलब यहाँ पर हेमो मतलब ब्लड और लिम्फ जो मिक्स होता है, इसको ही फ्लूइड को बोलते हैं हम हेमोलिम्फ। तो इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, और बॉडी कैविटी, और इसको बोलेंगे हेमोसील, हेमोसील, और इसको ही हम बोल सकते हैं बॉडी कैविटी। ओके, तो अभी जो ब्लड निकला है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो सेल के मतलब सेल के ऊपर ही ढल जाएगा। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। याद रखिएगा, सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड, और यू कैन से दैट
लिम्फ इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, मतलब यहाँ पर लिम्फ और द सेल वो ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर वो आर्टरी खत्म हो गया, यहाँ पर वो आर्टरी खत्म हो गया, तो यहाँ से वो ब्लड निकला, वो यहाँ पर भी वो ब्लड निकला, वो मिक्स हो गया, तो वो ओपन हो गया अभी ब्लड, तो इसको हम बोलेंगे, इसलिए हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब यहाँ पर ब्लड अभी ओपन हो गया, मतलब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया कहाँ पर, ब्लड। तो अभी क्या हो गया, तो देखिए यहाँ पर ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ओब्वियसली कम होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। अभी सेल के अंदर क्या होता है, अगर सेल के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑलरेडी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो गया है, ऑक्सीजन जितना चाहिए जो वो कंज्यूम कर चुका है। तो अभी वो क्या होगा, अभी वो ब्लड निकला है और ब्लड अब जो वो सेल वो घुल मिले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सचेंज हो जाएगा। क्या एक्सचेंज हो गया, इस ब्लड के अंदर ये हो गया ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जितने मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाएगा, तो अभी क्या हो गया, इस टोटल जगह पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड इस फ्लूइड में कम था, तो अभी जितना था इससे भी अभी कम हो गया है। तो अभी वो क्या करेगा, अभी वो घुल मिला गया है, तो अभी वो क्या हो गया, इस ब्लड क्या हो गया, मिक्स हो गया, मतलब अभी डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड हो गया, मतलब आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो गया, कहाँ पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब मिक्स हो गया। तो अभी वो क्या होने वाला है, अभी वो एक्सक्रीट करेगा, कहाँ पर क्या एक्सक्रीट करेगा, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मेनली द कार्बन डाइऑक्साइड और भी कुछ अमोनिया जो भी है वो एक्सक्रीट करेगा। वो कैसे करेगा, देखिए हार्ट के अंदर ऐसे 4 स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलेंगे ओस्टिया। ओके, ओस्टिया। अभी क्या होगा, ओस्टिया ऐसे गोल जैसा होता है, वो ऐसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। ओके, तो अभी जो ओस्टिया है वो जब रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, हेमोसिल नहीं जा पाएगा, लेकिन जब ओस्टिया रिलैक्स होगा तो हेमोसिल चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, देखिए वो जो हेमोसिल अभी हो गया, क्योंकि वो लिम्फ और हीमो मतलब ब्लड, और हेमोलिम्फ जो हो गया मतलब लिम्फ और ब्लड वो मिल गया है, तो अभी वो क्या करेगा, वो इस ओस्टिया के बाहर चला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। तो अभी ओस्टिया के थ्रू अगर चला जाएगा, ओस्टिया कैसे जाएगा, जब रिलैक्स होगा, याद रखना, जब रिलैक्स होगा मतलब ऐसे होगा, ऐसा होता है, ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा हो गया, रिलैक्स मतलब ऐसा हो गया। जब रिलैक्स हो गया तब क्या होगा, मतलब आप मान लीजिए ओस्टिया है, तो रिलैक्स होगा मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। जब वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या करेगा, यहाँ पर जो हेमोलिम्फ जो हो गया वो क्या चला जाएगा, वो ओस्टिया के अंदर चला जाएगा। याद रखना, जब रिलैक्स होगा तो हेमोलिम्फ वो ओस्टिया के अंदर निकल जाएगा, अंदर चला जाएगा। अब अंदर चला जाएगा तो ओस्टिया फुल हो गया, तो अब क्या हो गया, वो बाहर को भेज देगा और बाहर इसको एनवायरमेंट को वो भेज देगा। तो बाहर को जब भेजेगा वो क्या कैसे करेगा, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे होगा क्या होगा, वो जितना एक्सक्रीटरी मटेरियल है और कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर के थ्रू चला जाएगा। लेकिन इसमें क्या है वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो बाहर तो चला जा सकता है, लेकिन इस वाले में भी वो फिर से वो अंदर भी आ सकता है। तो इसीलिए जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कैविटी जो होता है वो बंद हो जाता है। तब जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बंद हो जाता है, मतलब वो अंदर के मतलब अंदर फिर नहीं आ सकता है। तो इसलिए जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो कहाँ से चला जाएगा, वो बाहर ही वो चला जाएगा। तो इसलिए मैं लिख देता हूँ, देखिए जब रिलैक्स होता है ओस्टिया जब रिलैक्स होता है देन हेमोसिल एंटर्स ओस्टिया। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है देन इट प्रिवेंट्स
टू एंटर हेमोलिम्फ, सॉरी हो गया हेमोलिम्फ, सेल नहीं जाता है। हेमोसील मतलब बॉडी कैविटी जो हो गया, हेमोलिम्फ मतलब वो जो ब्लड और द लिम्फ जो मिक्स हो गया है, तो अब क्या हो जाएगा, वो ब्लड और द लिम्फ वो चला जाएगा। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो वो सब अंदर के तरफ चला जाएगा, कहाँ पर, ओस्टिया की तरफ। तो अगर आफ्टर मतलब वो चला जाएगा ओस्टिया के बाहर, अभी क्या हो जाएगा, अभी ऑक्सीनेटेड ही हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कहाँ चला जाएगा, वो ब्लड के थ्रू मतलब हीमोलिम्फ के थ्रू वो ओस्टिया के थ्रू चला जाएगा। तो चला जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ओस्टिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इस वाला वो बंद हो जाएगा, वो फिर से वो बाहर चला जाएगा। तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, अभी वो ऑक्सीनेटेड, फिर से ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट जब आएगा फिर से उस टाइम पर वो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके बाद वो मेटाबॉलिक प्रोसेस फिर से होगा। तो फिर से अगर होगा, फिर से ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो फिर से जब एंट्री होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर से सेम प्रोसेस होगा। तो यही हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, मतलब सेल ब्लड के थ्रू ही वो लग के गया है, मतलब ब्लड सेल को धो के ही गया है, तो वो भी आप ऐसे ही बोल सकते हैं। तो मतलब सेल और द टिश्यू ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, ये हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और वो कहाँ पर दिखता है ये याद रखना, ये एग्जाम्पल बहुत बार पढ़ता है। एक हो गया आर्थ्रोपोड, मोलुस्का, लेकिन मोलुस्का में याद रखना ये अच्छे से एक एक्सेप्शन है, एक क्लास होता है मोलुस्का में, क्या होता है उसका नाम सेफालोपोडा। सेफालोपोडा मतलब क्या हो गया, जो जिसमें ऑक्टोपस है, सेफालो मतलब ब्रेन अर्थात हेड, पोडा मतलब लेग, मतलब जिस एनिमल में जो हेड के अंदर लेग है, मतलब ऑक्टोपस में क्या है, हेड के साथ ही वो लेग लगा हुआ रहता है, इसलिए उसका नाम हो गया सेफालोपोडा। तो उन सेफालोपोडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन ऑल अदर क्लासेस है उसमें क्या होता है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आंसर हो जाएगा मोलुस्का एक्सेप्ट सेफालोपोडा, वो हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और कौन आता है, ट्यूनिकेट आता है, ट्यूनिकेट भी इसमें आता है, कहाँ पर, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। तो अभी वो ब्लड आ गया, वो फिर से वो घुल मिला गया, वो हो गया हीमोलिम्फ, वो ओस्टिया के थ्रू चला जाएगा। तो इस प्रोसेस थोड़ा बहुत लॉन्ग होता है। तो मतलब क्या हो गया, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग हो गया और इसमें बहुत सारा ब्लड वो बाहर चला गया, तो प्रेशर क्या हो गया, मतलब आप सोचिए अगर एक कैसे पाइप हो गया, ओके, अब पाइप से जब ब्लड निकलेंगे वो क्या कितना प्रेशर होगा, या फिर आप ऐसे ही लेट सपोज एक कुछ कंटेनर है, इसके अंदर वाटर मतलब है, उसको हम ढाल देंगे, तो इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, और इसमें डाल देंगे तो क्या होगा, प्रेशर किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि डाल देंगे तो क्या होगा, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया मतलब क्या हो गया, प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम बहुत कम है, जिसके वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जानेंगे। तो क्योंकि वो प्रेशर वॉल्यूम कम है तो प्रेशर बहुत जोर से आता है। आप या ऐसे ही मतलब इमेजिन करिए, आप एक पाइप से जब वाटर ऐसे निकलते हैं तो क्या होगा, बहुत फोर्स से जाता है। क्यों फोर्स से जाता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्या हो गया, ये हो गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या हो गया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया, वेरी वेरी लो। ये याद रखना, ब्लड प्रेशर यहाँ पर लो ही होता है। और क्या होता है, सेल इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। ये हो गया आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आएंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, हमारे अंदर ओस्टिया नहीं है। तो अभी क्या हो गया, देखिए ऑब्वियसली से हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए, मतलब हार्ट चाहिए। तो अभी
मैं थोड़ा इंक चेंज कर देता हूँ, आपको इजी होगा। लेट सपोज यहाँ पर हमारा टिश्यू है, ओके, तो टिश्यू है, अभी हमारा आएगा ब्लड। हमारा ब्लड कैसे आएगा, ऐसे ब्लड आएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका हार्ट, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसको हम बोलेंगे आर्टरी, ओके। आर्टरी के थ्रू ब्लड आया। अभी वहां पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आर्टरी खत्म हो गया था और टूट गया था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टूट नहीं होगा या फिर खत्म नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, वो ऐसे स्ट्रक्चर एक बनाएगा। देखिए अच्छे से समझ लीजिए, तो इसके अंदर मतलब क्या हो गया, ये हो गया आर्टरी, आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। तो ब्लड आने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट वो डाल नहीं दिया ब्लड, वो क्या हुआ, वो वही सेम वेसिल पर है, तो मतलब यहाँ पर चला जाएगा और इसके थ्रू यहाँ पर भी वो चला जाएगा। तो यहाँ पर जब चला जाएगा फिर वो हार्ट कर चला जाएगा। तो अभी वहाँ पर अगर चला जाएगा, लेट सपोज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्टरी हो गया और यहाँ पर देखिए भी यहाँ पर आर्टरी हो गया। जब आर्टरी आया, एक डिवाइड किया आर्टरी, तो अब जब आर्टरी जब डिवाइड होके यहाँ पर चला गया, कुछ यहाँ पर चला गया, इसको हम बोलेंगे कैपिलरी, ओके। फर्स्ट आर्टरी, फिर हो गया कैपिलरी। अभी वो जो कैपिलरी के थ्रू जाता है, देखिए हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा इतना जान लीजिए कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी का वॉल बहुत थीन होता है, बहुत ही थीन होता है। तो क्योंकि वो कैपिलरी का वॉल जो होता है वो थीन होता है, बहुत थीन होता है, वो क्या होता है, इसके थ्रू वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल, यूरिया, वो सब ग्लूकोज, वो सब एक्सचेंज हो जाते हैं। किससे, ब्लड सेल से। क्योंकि अभी वो जो हमारा बॉडी सेल है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है इस ब्लड में। तो अभी इसके थ्रू जब पास करेगा तो क्या करेगा, मैंने फिर से बोला था, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन किसी मटेरियल जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है इस ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ पर टिश्यू में, ऑक्सीजन कम है, तो कहाँ से जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस ब्लड से वो टिश्यू तक चला जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा टिश्यू के अंदर। अभी टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, लेकिन ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो मतलब अभी इस टिश्यू से इस टिश्यू तक वो कार्बन डाइऑक्साइड चला आएगा। तो अगर चला आएगा, अभी वो ब्लड क्या हो जाएगा, इस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल अभी कम हो जाए, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन था वो इस सेल को दे दिया। और इस ब्लड में अभी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड सेल और टिश्यू के अंदर था वो ब्लड के अंदर आ गया। तो अभी इस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, हार्ट के थ्रू, हार्ट को चला जाएगा, थ्रू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा वेन। तो वेन के थ्रू हार्ट को चला जाएगा। तो मतलब वेन के अंदर क्या हो गया, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और आर्टरी के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। या फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, देखिए ये हो गया हार्ट, हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है और इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। जब कैपिलरी में पहुंच गया, कैपिलरी क्या हो गया, आर्टरी और वेन का जो बीच का पार्ट हो गया। ये देखिए स्ट्रक्चर, ये हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन, और इसके बीच के पार्ट को हम बोलेंगे कैपिलरी। तो ये कैपिलरी का देखिए वॉल, देखिए इसका वॉल देखिए कितना बड़ा है, कितना थिक है, लेकिन इसका वॉल देखिए बहुत ही थीन होता है। तो क्योंकि वो थीन होता है,
इसके थ्रू ही वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ग्लूकोज या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल वो एक्सचेंज हो जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ पर जाएगा, सेल्स मतलब ब्लड से सेल तक चला जाएगा। तो इसका मतलब अभी सेल को ऑक्सीजन जितना मिलना है वो मिल गया, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो अभी वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से वो ब्लड को चला आएगा। तो अगर चला जाएगा तो क्या होगा, अभी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ब्लड के अंदर वो टिश्यू के अंदर कम हो जाएगा और ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा। तो जब वो पास करता है तो अभी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो ऐसा देखिए वो ब्लड यहाँ पर पूरा रेड है, रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो जब भी ये कैपिलरी तक पहुंचा इस पोजीशन पर, यहाँ पर एक्सचेंज हो गया क्या, ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अभी देखिए ब्लू कलर, ब्लू मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो फिर वेन के थ्रू हार्ट में चला जाएगा, वो फिर हार्ट में फिर से वो प्यूरिफाई करके फिर से वो भेजेगा किसको, किसके थ्रू, आर्टरी के थ्रू। जब वो पहुंचेगा तभी उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस फिर से इस सेल का हो गया होगा, तभी वो वहाँ पर फिर से ऑक्सीजन लेवल कम हो गया होगा, तब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा हुआ होगा, सेम प्रोसेस होगा। तो इसको हम बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी इस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ब्लड डायरेक्ट सेल और टिश्यू को भेज नहीं देता है, मतलब वो डाल नहीं देता है सेल के अंदर। ब्लड हमेशा वो वेसिल के अंदर ही रहता है। ब्लड आता है यहाँ पर, वो हमेशा वो सेम वेसिल पर रहता है। जो टिश्यू जो बाहर रहता है वो टिश्यू से वो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो इसके अंदर चला जाएगा, लेकिन ब्लड डायरेक्ट टिश्यू के अंदर कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस है, सेल इज नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। हो गया। सेकंड क्या हो गया, व्हाई द नेम इज कॉल्ड एज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हमेशा ब्लड क्लोज रहता है, मतलब हमेशा वो वेसल के अंदर रहता है। यहाँ पर जैसे ब्लड पूरा बाहर आ गया है, यहाँ पर ब्लड बाहर नहीं आता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हमेशा वो ब्लड क्लोज रहता है, हमेशा ब्लड हमेशा वेसल के अंदर ही रहता है, कभी भी वो वेसल के बाहर नहीं आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वो बाहर निकल आता है, तो जब बाहर ही निकल आएगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा कहाँ पर, सेल और टिश्यू के अंदर। तो मेन डिफरेंस यही होता है। और क्या डिफरेंस होता है, और एक कहाँ पर दिखता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉर्मली दिखता है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब क्या हो गया, पाइसेस और आप फिशेस आप बोल सकते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स, ये हो गया। उसके बाद क्या है, इकाइनोडर्मेट, इकाइनोडर्मेट मतलब स्टार फिश में हो गया। और कहाँ पर हो गया, एनेलिड पर, याद रखना एनेलिड मतलब आर्थ्रोर्म में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपके मतलब आर्थ्रोर्म का भी है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आप देखेंगे, आप जानेंगे भी, उसके अंदर भी बेसिल होता है, ऐसे ओपन नहीं होता है जैसे इंसेक्ट में होता है। इंसेक्ट में बेसिल नहीं होता है, वो डायरेक्ट फ्लो ही हो जाता है। लेकिन एम्फीबियन के अंदर, एनेलिड के अंदर वो बेसिल होता है, आर्थ्रोर्म के अंदर वो बेसिल होता है और बेसिल के थ्रू ही वो ब्लड जाता है। नेक्स्ट हो गया, वो बच गया था सेफालोपोडा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेफालोपोडा। तो मतलब सेफालोपोडा इज द ओनली क्लास इन द मोलस्का इन विच द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज अकर्ड। मतलब मोलस्का में एक ही क्लास होता है, एक होता है सेफालोपोडा जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिख जाता है, लेकिन अदर क्लास होता है जो मोलस्का में, वहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दिखता है। ओके। और क्योंकि वो वेसल के थ्रू वो ब्लड जाता है, जैसे वो पाइप के अंदर वो ब्लड जाता है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, हमेशा यहाँ पर बहुत हाई होगा।
यहाँ पर हमेशा कम होगा, क्योंकि ऐसे वो डाल देते हैं और गिरा देते हैं, तो इसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा। ये हो गया आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हो गया आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी आ जाइए आप ब्लड वेसल के बारे में जानने के लिए। ओके, ब्लड वेसल, एक मिनट, गर्मी बहुत हो रहा है। देखिए, ब्लड वेसल मतलब क्या हो गया, एक वेसल होता है और पाइप होता है जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। 3 तरफ का ब्लड वेसल होता है। एक हो गया आर्टरी, एक हो गया वेन, एक हो गया कैपिलरी। ओके, 3 तरफ का ब्लड वेसल होता है। कैसे होता है अभी देखिए, क्या हो गया, ये हो गया हार्ट, हार्ट से ब्लड आता है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये हो गया आपका आर्टरी। जब आर्टरी जो होगा वो क्या करेगा, यहां पर वेन आ जाएगा। तो आर्टरी और वेन के अंदर एक नेटवर्क जैसा होता है, ऐसे ऐसे करके नेटवर्क जैसे बनाता है। तो मतलब ब्लड जब आर्टरी के थ्रू आएगा, ये हो गया हार्ट, तो ब्लड जब आर्टरी के थ्रू आएगा वो क्या करेगा, वो ऐसे कैपिलरी, मतलब यहाँ पर कुछ चला जाएगा, कुछ इसके थ्रू चला जाएगा, कुछ इसके थ्रू चला जाएगा। तो इसके थ्रू अभी अभी वो आ जाएगा वेन के अंदर, वो चला जाएगा। तो मतलब जब कैपिलरी के अंदर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी टिश्यू हो गया, सेल हो गया, तो वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनके अंदर एक्सचेंज हो जाएगा। या फिर न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट भी ऑब्वियसली सर्कुलेटरी सिस्टम, मैंने बोला था क्या, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट भी आता है, ग्लूकोज आता है। मतलब इस सेल के अंदर लेट सपोज ग्लूकोज ही चाहिए, तो क्या होगा, वो ग्लूकोज इसके थ्रू आ जाएगा, ब्लड के थ्रू। अभी इस ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, सेल के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि उसको चाहिए। तो अभी हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ब्लड से वहाँ पर, इससे यहाँ पर, इसको चला जाएगा, और इसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट पास हो गया। और इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, जैसे यूरिया। जब यूरिया क्या होगा, सेल के अंदर अधिक होगा, ब्लड के अंदर कम होगा, तो क्या हो जाएगा, यूरिया सेल से ब्लड के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर नहीं, कहाँ पर, वो कैपिलरी के अंदर ही वो आता है, यहाँ पर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आर्टरी और वेन जो हो गया, इनका वॉल बहुत थिक होता है। लेकिन जो कैपिलरी होता है, इस कैपिलरी में उसका वॉल जो है बहुत थीन होता है। तो क्योंकि वो थीन होता है, इसके थ्रू ही वो एक्सचेंज हो पाता है। ओके, तो जब एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, इस वेन में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब यूरिया ज़्यादा हो जाएगा। मतलब जितना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाए ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, वो वेन के थ्रू वो हार्ट में चला जाएगा। ओके, तो अभी वो जो इस पोजीशन में देखिए, और एक होता है इस पोजीशन। इस पोजीशन और इस पोजीशन का अंदर डिफरेंस क्या है, मैं दिखाता हूँ। देखिए, इस पोजीशन वाला को देखिए, तो अभी आर्टरी आया है, तो अभी क्या हो गया, आर्टरी वो अभी ऐसे डिवाइड होगा, तो इसको हम बोलेंगे आर्टेरियोल। आर्टेरियोल। तो वैसे वेन जब आता है, वेन भी वैसे डिवाइड होता है, इसको हम बोलेंगे वेन्यूल। तो मतलब आर्टरी जब आएगा तभी उसके बाद वो डिवाइड हो जाएगा कुछ ब्रांचेस, इसको हम बोलेंगे आर्टेरियोल। तो उसके बाद वो फॉर्मेशन करेगा, क्या फॉर्मेशन करेगा, वो हो गया कैपिलरी। तो कैपिलरी जो होगा उसके बाद वो वेन्यूल
पहले फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद वेन करेगा। तो वो जो आर्टेरियोल और तो वेन्यूल एग्जैक्टली बोलेंगे तो उनके अंदर ही वो क्रॉस होता है और इसको हम बोलेंगे कैपिलरी। तो पहले हो गया आर्टरी, आर्टरी पहले कुछ ब्रांच हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे आर्टेरियोल। तो यहाँ पर फिर से वेन, उसके पहले आ जाएगा वेन्यूल। वो वेन्यूल और द आर्टेरियोल वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, कैपिलरी करते हैं। और कैपिलरी के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट होता है, क्या जो भी एक्सचेंज होता है वो होता है। तो अभी नेक्स्ट आ जाइए, कितने टाइप का फिर से कर देता हूँ। अच्छा मैं वो तो हो गया है। अच्छा अभी अगर ब्लड वेसल अगर देखेंगे, ब्लड वेसल 3 तरफ का होता है। एक हो गया आर्टेरी, एक हो गया वेन, एक हो गया कैपिलरी। ओके, तो आर्टरी देखिए, ये आर्टरी स्ट्रक्चर है, ये हो गया वेन, ये हो गया कैपिलरी स्ट्रक्चर। ओके, अब आर्टरी के अगर देखेंगे, आर्टरी का वॉल क्या होता है, थिक होता है। आर्टरी का वॉल थिक होता है। देखिए इस आर्टरी देखिए, ये हो गया वेन, इसके अंदर वॉल बहुत थिक होता है। ओके, थिक होता है और इलास्टिक होता है, याद रखिएगा ये होता है इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है, ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता, मतलब ऐसे पाइप जैसा हुआ होगा, वो क्या होता है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो ऐसा रिलैक्स हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो जाता है। तो इसीलिए वो इसको बोलते हैं इलास्टिक हो जाता है। तो क्योंकि वो इलास्टिक होता है, हमेशा याद रखना, इट इज नॉन कोलैप्सेबल। नॉन कोलैप्सेबल, कोलैप्सेबल मतलब क्या हो गया मतलब आप सोचिए एक प्लास्टिक का पाइप है, प्लास्टिक का पाइप है, आप अगर एक हथौड़ा लेके उसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए उस पाइप रबर से बना होता तो उसको अगर मारते तो क्या होता, वो ऐसे हो जाता, फिर से ऐसा हो जाता। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलास्टिक है। तो क्योंकि वो इलास्टिक है, वो नॉन कोलैप्सेबल होता है। तो जिसमें इलास्टिक नहीं होता मतलब वो अंदर नहीं जा सकता। जैसे प्लास्टिक तो ऐसे अंदर जाके ऐसे नहीं आ सकता, तो नहीं आ सकता तो क्या होता है, वो टूट जाएगा, मतलब कोलैप्सेबल हो जाएगा। तो वहाँ पर इसलिए वेन जो होता है, वेन का वॉल थीन होता है और नॉन इलास्टिक होता है। तो क्योंकि वो नॉन इलास्टिक होता है, दैट मीन्स ये होता है क्या, कोलैप्सेबल। कोलैप्सेबल मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं, मतलब कोलैप्स कर सकते हैं। ओके, अगर आर्टरी और वेन के अंदर और डिफरेंस जानना है, इसको अगर देखेंगे, देखिए आर्टरी कहाँ पर है, आप अगर इस हाथ में देखिएगा, इस हाथ में जो बाहर जो दिखता है इसको हम बोलते हैं वेन। जो बाहर में कुछ दिखा होगा वेसल, इसको हम बोलते हैं वेन। आर्टरी कहाँ पर है, आर्टरी पूरा बीच पर है, वो हाथ में नहीं लगेगा। तो इसलिए आर्टरी कहाँ पर है, वो अंदर में है, लेकिन वेन क्या है, वो बाहर तरफ भी होता है। तो इसलिए हम बोलेंगे आर्टरी क्या है, डीपली स्टेटेड, डीपली सिचुएटेड। यहाँ पर क्या होता है, आर्टरी बाहर पर दिखता है, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉट डीपली मतलब सुपरफिशियल, मतलब बाहर तरफ की वो होता है। इसलिए आप हमेशा जब सालाइन देते हैं, जो भी देते हैं, कहाँ पर देते हैं, वेन पर देते हैं। क्यों वेन पर देते हैं, क्योंकि वेन बाहर होता है, आर्टरी नहीं होता है। आर्टरी अगर होगा वो उसको अंदर डाल के ही वो यहाँ पर बीच में आएगा, वहाँ पर भी डालना पड़ता है। तो क्योंकि वो अंदर तरफ को होता है, इसलिए हम जो भी सालाइन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, कहाँ पर देते हैं, वो वेन पर देते हैं। ओके, तो ये वो कैपिलर है, कैपिलर का वॉल क्या होता है, वो वेरी थिन होता है। इसका देखिए बहुत थिन होता है, ये थिक होता है, ये थिन होता है, लेकिन इससे थोड़ा कम, मतलब फिर भी बहुत थिक होता है। इन कंपैरिजन टू आर्टरी बहुत थिन होता है। लेकिन जो आर्टरी होता है, वो जो कैपिलरी होता है, वो कैपिलरी क्या होता है, बहुत बहुत थिन होता है। तो इसलिए वो एक्सचेंज हो पाता है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड
या फिर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या फिर न्यूट्रिएंट है, तो इसके थ्रू ही वो एक्सचेंज होता है। तो अभी वो डीपली सिचुएटेड है, ये हो गया सुपरफिशियल। अभी इस वॉल क्यों ठीक है इसको हम देखेंगे। इस आर्टरी और वेन, आर्टरी को हम देखेंगे पहले। इस आर्टरी में 3 तरफ का वॉल होता है। एक हो गया आउटर, एक हो गया मिडिल, एक हो गया इनर। अब देखिए इस वाला जो बाहर तरफ का होता है इसको हम बोलेंगे आउटर। देखिए बाहर की तरफ एक मिडिल का होता है, एक होता है अंदर की तरफ, मतलब 3 वॉल होता है। तो जब बाहर का जो वॉल होता है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मिडिल में होता है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। जो इनर तरफ होता है उसको हम बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना। ओके, एक हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक हो गया ट्यूनिका मीडिया, एक हो गया ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना मतलब जो बाहर का तरफ वॉल होता है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मिडिल में होता है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। जो अंदर की तरफ होता है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका इंटरना। ओके, वेन में भी सेम 3 होता है, वेन में भी सेम 3 होता है। अभी आप सोचेंगे कि आर्टरी तो ठीक होता है, वेन में थिन होता है, लेकिन वो सेम स्ट्रक्चर कैसे होता है। सेम स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो क्या होता है, वो देखिए वो थिक वाला सेम होता है। मतलब इसमें ट्यूनिका एक्सटर्ना सेम जितना मोटा होता है यहाँ पर भी सेम मोटा होता है, लेकिन बाद में देखिए वो छोटा हो जाता है क्योंकि वो जो ट्यूनिका मीडिया होता है इसमें देखिए मिडिल पार्ट, देखिए ट्यूनिका मीडिया जो है, ये जो मिडिल पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है और द ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक होता है। यहाँ पर बहुत थिक होता है और यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया थिन हो जाता है। तो इसीलिए ऑल ओवर टोटल ओवरऑल अगर देखेंगे वॉल तो ओवरऑल वॉल क्या होता है वेन का थिन हो जाता है, क्योंकि वो ट्यूनिका मीडिया जो उसका होता है वेन वहाँ वो छोटा हो जाता है या फिर थिन हो जाता है। डिफरेंस है ये, इसलिए वो थिक होता है, ये होता है थिन। अगर कैपिलरी में देखेंगे वॉल, कैपिलरी में सिंगल वॉल होता है। देखिए ऐसे देखिए एक सिंगल वॉल होता है और इस वॉल को हम क्या बोलेंगे एंडोथेलियम और एंडोथेलियल। एंडोथेलियल और यू कैन से दैट सिंगल लेयर। ओके, तो अभी आर्टरी के थ्रू, अच्छा आर्टरी में अगर देखेंगे ब्लड हमेशा वन साइड फ्लो होता है। तो मतलब क्या होता है आर्टरी में एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लुमेन हो गया, एक हो गया एक हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन। यहाँ पर इसको बोलते हैं लुमेन। लुमेन क्या होता है, देखिए लेट्स सपोज ये पाइप है। ओके, तो पाइप के अंदर जितना वो होल होता है वो होल का विड्थ को भी हम बोलते हैं लुमेन। ओके, तो अभी देखिए वो आर्टरी और वेन के अंदर डिफरेंस क्या है। एक ये स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस वाले में, इसको हम बोलते हैं क्या वॉल्व। वॉल्व VALVE। वॉल्व क्या होता है आप सोचिए, ये हो गया वेन। ओके, तो मतलब अगर ऊपर से नीचे तक, मतलब नीचे से अगर ऊपर तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेन कैसा होता है, सॉरी वॉल्व कैसा होता है वो ऐसा होता है। ओके, तो अभी अगर ब्लड ऐसा जाता है मतलब लोअर से ऊपर तक, मतलब इस डायरेक्शन में अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो खुल जाएगा। तो खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा है। अगर वो ब्लड नीचे से आएगा तो क्या होगा, वो ऐसे खुल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड वो पास हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर इधर से उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्व ऐसे पड़ जाएगा। तो अगर ऐसे ही पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड अभी पास नहीं कर पाएगा
तो मतलब अभी वॉल्व कैसे हो जाएगा, ऐसे पड़ जाएगा, तो ब्लड अभी पास नहीं कर पाएगा, ऊपर से नीचे आएगा। तो मतलब वॉल्व का काम क्या होता है, यूनि डायरेक्शन ब्लड को करने के लिए, मतलब ब्लड आपको हमेशा एक ही डायरेक्शन पर जाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। अगर उधर डायरेक्शन से आओगे वो वॉल्व पड़ जाएगा, अगर वॉल्व पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं आ पाएगा इधर से उधर। तो इसलिए वॉल्व का काम क्या होता है, एक डायरेक्शन में लाने के लिए। लेकिन हमेशा याद रखना आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हो जैसे यहाँ पर है, नहीं होता है, तो इसीलिए आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है, वॉल्व एब्सेंट होता है। लेकिन जो वेन में वॉल्व प्रेजेंट होता है, वॉल्व प्रेजेंट होता है, ओके। तो आर्टरी में नहीं होता है, वॉल्व में प्रेजेंट होता है। आर्टरी में क्यों नहीं होता है, कुछ देर बाद हम जानेंगे। अरे वॉल्व की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, देखिए अभी आर्टरी क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, वेन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा, हार्ट को देगा। जब ब्लड आर्टरी को देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या करेगा, ब्लड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, तभी क्या हो जाएगा, ब्लड आर्टरी के अंदर चला जाएगा। तो जब हार्ट ब्लड को ऐसे, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ब्लड बहुत जोर से आएगा, मतलब बहुत जोर फ्लो से आएगा। जब फ्लो से आएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत प्रेशर में भी वो आएगा। तो इसीलिए याद रखना आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो हाई प्रेशर में आता है और जॉर्क में आता है। ये वर्ड याद रखना अच्छे से, बहुत बार पढ़ा है, जॉर्क मतलब क्या है, क्योंकि हेवीली वो फ्लो होता है, वो क्या होता है, जॉर्क मतलब बहुत प्रेशर के साथ ऐसे, मतलब नॉर्मली वाटर होता है, वाटर अगर ऐसे चलता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। जॉर्क मतलब ऐसे, मतलब बहुत जोर से प्रेशर पड़ रहा है और बहुत वॉल्यूम में, तो इसलिए बहुत जॉर्क ऐसे करके हो जाता है और इसको बोलते हैं हम जॉर्क। क्योंकि वो ब्लड कहाँ से लाता है, आर्टरी, ब्लड से, हार्ट से निकलता है, और हार्ट एक साथ बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है और बहुत प्रेशर के साथ वो निकलता है, तो इसलिए वो जॉर्किंग होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड फ्लो प्रेशर उसका कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है और नॉर्मल फ्लो होता है, नॉर्मल फ्लो होता है। ये बहुत याद रखना, ये नॉर्मल फ्लो होता है, ये जॉर्क पर होता है, कहाँ पर, आर्टरी पर, यहाँ पर नॉर्मल फ्लो होता है। तो अभी अगर लुमेन देखेंगे, लुमेन मतलब ये वाला जो कितना साइज होता है, तो आर्टरी में लुमेन स्मॉल होता है, लुमेन वेरी स्मॉल होता है, मतलब छोटा सा ही वो होता है लुमेन। लेकिन वेन में लुमेन बहुत बड़ा होता है। तो क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है, आप सोचिए एक पाइप में इतना बड़ा लुमेन है, एक पाइप में इतना बड़ा लुमेन है, किस पाइप के में पानी जोर से आएगा और प्रेशर में आएगा, ओब्वियसली जिसमें कम लुमेन है। आप ऐसे भी देखते होंगे, पाइप को अगर ऐसे प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर बहुत फोर्स से जाएगा, क्यों, क्योंकि छोटा हो गया। इसका कॉन्सेप्ट है ये, वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम जब कम हो जाएगा प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे इसके लुमेन कम है, अगर कम ही है तो क्या हो जाएगा, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर से हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लुमेन क्या होता है, लुमेन बड़ा होता है। तो क्योंकि उसका लुमेन बड़ा होता है, उसका प्रेशर ओब्वियसली क्या होगा, नॉर्मल जाएगा या फिर ऐसे स्लो प्रेशर में जाएगा जैसे नॉर्मल वो होता है। तो अभी यहाँ पर जाएगा, आर्टरी में ब्लड से आता है ब्लड, तो ब्लड से जब आर्टरी को आएगा, कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना, आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। वेन में क्या आ गया, वेन क्या करेगा, हार्ट को भेजेगा। तो हार्ट को भेजेगा मतलब क्या होगा, ओब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजेगा।
ओके। तो एक हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब आप किसी भी आर्टरी देखिएगा, आर्टरी डिफरेंट डिफरेंट होता है। मतलब अगर हार्ट के अंदर भी जो आर्टरी आता है इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। लेट सपोज एक किडनी है, किडनी के अंदर आर्टरी जाता है उसको बोलते हैं क्या, रीनल आर्टरी। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट आता है। मतलब फॉर एग्जांपल वही कोरोनरी वेन, मतलब जो हार्ट के अंदर जो वेन जाता है, या फिर जो किडनी में जो वेन जाता है उसको बोलते हैं रीनल वेन। उसके नेम के हिसाब से उसको होता है नेम। देखिए एक आर्टरी होता है जिसमें नाम तो आर्टरी है, मतलब ऑक्सीजनेटेड जाना होता, मतलब रूल के हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन वो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ही एक्सेप्शन होता है। कौन सा एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी मतलब क्या हो गया, नाम सुनते होंगे कौन, लॉन्ग्स। अब लॉन्ग्स में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पल्मोनरी। तो जब पल्मोनरी आर्टरी होता है उस आर्टरी में होना चाहिए क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है एक पल्मोनरी वेन, सेम होता है पल्मोनरी वेन। नाम तो वेन है लेकिन इसमें क्या जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी है, नाम में आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए, लेकिन इसमें जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना है, बहुत बार पढ़ता है, मतलब बहुत बार। ये मतलब उसका बहुत ही मतलब प्यारा सा क्वेश्चन है, वो हमेशा भेज देता है। मतलब 2-3 साल में एक बार तो पढ़ता ही पढ़ता है। तो एक होता है पल्मोनरी आर्टरी, एक होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। और बाकी जितना भी आर्टरी होता है इसमें जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बाकी जो वेन होता है इसमें जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, ये हो गया आर्टरी ऑफ द वेन। तो इसमें तो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो किसके थ्रू जाएगा, वेन में के अंदर, कैपिलरी के अंदर। तो इस कैपिलरी में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। याद रखना यहाँ पर क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो मतलब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड, ये सब क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो इसलिए कैपिलरी में हम नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब वो सब मिक्स हो चुका है। तो इसलिए कैपिलरी में मिक्स ब्लड होता है। ये हो गया मेन डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस वेसल। एक हो गया आर्टरी, एक हो गया वेन, एक हो गया वॉल्व, तो एक हो गया कैपिलरी, ये हो गया 3 हो गया। नेक्स्ट हम जाएंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। अभी आ जाइए ब्लड ग्रुप के बारे में जानने के लिए। तो अभी ब्लड ग्रुप के बारे में अब जानेंगे। देखिए ब्लड ग्रुप अगर देखेंगे, ब्लड ग्रुप हमारा क्या है, हमारा ब्लड ग्रुप को बोलते हैं ABO ब्लड ग्रुप। ABO मतलब आइदर A है, B है, O है और AB है, मतलब इन तीनों को मिलाकर ही वो जो भी बनता है। और ABO क्यों एग्जैक्टली है वो आप जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, मतलब उनका जेनेटिक्स है, वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि कौन सा एलील कौन सा है, वो आप अच्छे से जानेंगे जेनेटिक्स में। अभी इतना जान लीजिए ABO ब्लड ग्रुपिंग इसको बोलते हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो मतलब एक सिस्टम होता है, इसमें आइदर A होता है या फिर B होता है या फिर AB होता है या फिर O होता है। इस 4 तरफ का ही वो ब्लड ग्रुप हमारा हो सकता है। तो अभी ब्लड ग्रुप जो वो डिस्कवर कौन किए थे, डिस्कवर किए थे लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लैंडस्टीनर वो क्या है, वो ब्लड ग्रुप डिस्कवर किए थे। तो अभी
ब्लड ग्रुप जो ए है, बी है, ए बी है, वो किस हिसाब से उनका नामकरण हुआ है या फिर नेमिंग उनका कैसे हुआ है, इट्स डिपेंड्स अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ एंटीजन। एक होता है एंटीजन। एंटीजन मतलब क्या हो गया, मान लीजिए एक आरबीसी यहाँ पर है, ये है आरबीसी। आरबीसी के ऊपर कुछ ऐसे एंटीजन होता है और इस एंटीजन के हिसाब से ही क्या बोलते हैं, ए बी और वो ग्रुप होता है। कैसे होता है अभी वो जानते हैं। तो ये जो एंटीजन होता है, उसका एंटीजन का काम क्या होता है, उनका काम क्या होता है, वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स करते हैं या एक्टिवेट करते हैं। तब मतलब क्या होता है, ये हो गया एंटीजन। मतलब अच्छा वो बाद में जानेंगे क्या होता है उसका ये। तो ब्लड ग्रुप हमारे क्या हो गया, अगर ब्लड ग्रुप देखेंगे, ब्लड ग्रुप क्या हो गया, चार तरफ का हो गया। एक हो गया ए, ये हो गया बी, एक हो गया ए बी, एक हो गया ओ। ओके, वो चार ब्लड ग्रुप होता है। तो अभी अगर उसका आरबीसी का स्ट्रक्चर देखेंगे, इस आरबीसी के अंदर इसका स्ट्रक्चर होगा ऐसे। क्यों उसका कलर कर देता हूं, क्योंकि बाद में आपको समझ में आएगा। तो ये बीच का क्या है, ये हो गया आरबीसी। तो आरबीसी के बाहर जो है वो एंटीजन ऐसा होता है। तो बी में क्या हो गया, बी में भी वो आरबीसी होगा। उस आरबीसी में क्या होगा, इसमें भी एंटीजन होता है, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का एंटीजन होता है। क्या एंटीजन होता है, अगर देखेंगे एंटीजन कौन सा होता है, तो मतलब ये आरबीसी हो गया। इसके बाहर जो एंटीजन है वो किस टाइप का एंटीजन है, उसको बोलते हैं ए एंटीजन। मतलब इस टाइप का एंटीजन को इसको बोलेंगे ए एंटीजन। ओके, तो अभी जो बी में है, बी में एंटीजन क्या है, एंटीजन बी। यहाँ पर एंटीजन बी प्रेजेंट है, मतलब जो बाहर का जो एंटीजन है इस एंटीजन को बोलेंगे एंटीजन बी। ओके, जब ए बी का स्ट्रक्चर देखोगे तो ए बी का स्ट्रक्चर में ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब यहां पर क्या होता है, एंटीजन कौन सा है, ये वाला भी है, ए वाला भी है। मतलब ए वाला भी है और बी वाला भी है। मतलब यहाँ पर ए एंड बी एंटीजन होता है। ओके, तो अभी अगर वो ब्लड ग्रुप देखेंगे तो वो ब्लड ग्रुप में आरबीसी कैसा होता है, अगर आरबीसी हो गया उसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब यहाँ पर आरबीसी ही नहीं होता है, तो मतलब यहाँ पर नो एंटीजन, एंटीजन नहीं होता है। ये आप क्लियर हो गए। अभी आप देखेंगे, मैंने बोला था एंटीजन क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स करता है। मतलब अगर कुछ अदर मटेरियल आएगा वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम करेगा। इम्यून सिस्टम मतलब क्या होगा, वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किसके लिए करेगा, वो तो अपने लिए नहीं करेगा। कोई भी मटेरियल वो अपने लिए थोड़ा ना एंटीबॉडी बनाएगा, वो किसके लिए बनाएगा, दूसरे के लिए। मतलब इसके लिए अगर ए में एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो इसमें ए है, वो किसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, वो दूसरे टाइप के लिए। दूसरे टाइप कौन है, बी एंटीबॉडी। तो इसलिए एंटीबॉडी क्या बनेगा इसमें, एंटीबॉडी बी यहाँ पर है। ओके, अगर ब्लड ग्रुप बी में अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये बी टाइप का है, तो वो एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा, ए के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी ए बनाएगा। अगर ए बी के लिए बनाओगे, यहाँ पर क्या होगा भाई, ए बी है, वो किसके लिए बनाएगा, क्यों कुछ के है बनाने के लिए है ही नहीं। जो भी बनाएगा को क्या करेगा, वो एंटीबॉडी आके इसको मार देगा। एंटीबॉडी का क्या मतलब है, यहाँ पर एंटीबॉडी ए, वो एंटीबॉडी बी क्यों बनाता है, मतलब अगर एंटीबॉडी मतलब बी अगर आएगा तो क्या बनेगा, वो बी एंटीबॉडी, मतलब ये एंटीबॉडी बी बना है। तो मतलब इसके आसपास
बी वाला एंटीजन नहीं आ पाएगा। तो बी अगर आएगा, एंटीजन वाला अगर आएगा तो वो क्या करेगा, इसको वो मार देगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बी है। इसके पास केवल वो ही और बी से आ पाएगा जिसमें एंटीजन ए ही होगा, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा। अगर बी टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, ए वाला स्ट्रक्चर अगर इसके पास आ जाएगा तो क्या होगा, ये इसको मार देगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी बी है और ये एंटीजन बी है, तो इसको वो मार देगा। तो वैसे ही ये वाला जो एंटीजन ए है, ये अगर इसके पास आएगा तो क्या होगा, ए वाला इसको मार देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए है, तो अगर ए वाला एंटीजन आएगा इसको मार देगा। तो ये हो गया, ये हो गया ए बी में एंटीबॉडी क्या है भाई, वो जिसको करेगा वो तो मरेगा ही। ए करेगा तो ए को मार देगा, बी करेगा तो बी मार देगा। तो वो इसलिए क्या बनाता है, बनाता ही कुछ नहीं है, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ही नहीं बनाता है। वो वाला क्या करता है, इसके लिए एंटीजन ही नहीं है, तो एंटीबॉडी कोई भी आए इसके लिए कुछ मतलब ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बोथ एंटीजन बनाएगा, बोथ एंटीजन बनाएगा, मतलब एंटीजन ए बनाएगा एज वेल एज बी भी बनाएगा। ओके, ये अच्छे से याद रखना। ए बी एंटीजन ए बी है, वो में नहीं है एंटीजन, और एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं बनाता है, लेकिन ये बोथ के लिए बनाता है। ये हो गया। अभी ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, मतलब अगर ब्लड किसको ट्रांसफर करेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड ट्रांसफर, मतलब आप लेट्स सपोज अब रोड एक्सीडेंट हो गया तो क्या करते हैं हम, ब्लड ग्रुप देते हैं। लेकिन ब्लड ग्रुप कैसे देते हैं, चेक करके देते हैं। उसको बोलते हैं, डॉक्टर पहले बोलते हैं भाई आपका ब्लड ग्रुप क्या है, उसके हिसाब से वो देते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स सपोज वो रोड एक्सीडेंट में एक लोग है, मतलब एक आदमी है, वो उसका ब्लड चला गया है, तो अब ये आदमी है, ये इसको ब्लड देगा, लेकिन इसके अंदर ब्लड ग्रुप है एंटीजन ए, ये वाला वो रोड में पड़ा हुआ रहता है। तो अभी हॉस्पिटल गया, उसके बाद ये आदमी बोला इसका अंदर ब्लड ग्रुप है बी, ये बी अगर इसको दे देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बी वाला जो एंटीजन है इसके अंदर चला जाएगा। तो ये जो ए वाला जो है, ये एंटीबॉडी ऑलरेडी बना चुका है किसके लिए, बी के लिए। तो अगर ये चला जाएगा ए के अंदर तो क्या हो जाएगा, ये उसको मार देगा। मार देगा मतलब क्या है, वो आरबीसी को अगर मार देगा और आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन मतलब क्या है, सिंपली आप समझिए, लेट्स सपोज इसमें पानी है और उसमें नमक घोला दिया है, मतलब डिजल्व कर दिए, तो कुछ नहीं दिखता है। लेकिन पहले अगर देखेंगे तो लेट्स सपोज ये सिंपली पानी है, अगर इसमें नमक डालोगे तो क्या होगा, नमक अंदर और बीच में और या फिर नीचे में ऐसे बैठा हुआ रहता है। तो इसको ही एक्चुअली बोलते हैं एग्लूटिनेशन, मतलब जो डिजल्व नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा ही नमक जितना घुलना था उससे ज़्यादा अगर कर दिए तो क्या होगा, वो डिजल्व नहीं हो पाएगा, वो फिर भी वो नीचे रहता है, इसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, मतलब सिंपली वो डिजल्व नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब वो बी वाला ब्लड ग्रुप जब ए को दे देगा, वो क्या करेगा, वो ए वाला वो बी वाला को मार देगा ब्लड, तो क्या करेगा, आरबीसी एग्लूटिनेट हो जाएगा, मतलब वो डिजल्व अभी वो नहीं हो पाएगा, क्यों, ऑलरेडी वो उनका एक्टिविटी उसका खत्म हो चुका है, वो सिंपली वो मर चुका है। तो क्या करेगा, वो इस नीचे आके बैठ जाता है, और इसको ही बोलते हैं हम एग्लूटिनेशन। मतलब ट्रांसफ्यूजन में जब एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप से अगर लेता है, विथ सम एक्सेप्शन, वो बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, तो एक दूसरे को अगर देंगे तो क्या होगा, वो एग्लूटिनेशन हो जाएगा। तो मतलब वो लोग ऐसे ही मर जाएंगे, क्योंकि वो ब्लड अंदर के अंदर क्लॉट ही हो जाएगा, तो इसको एग्लूटिनेशन बनते हैं। तो इसलिए ब्लड ग्रुप चेक करके देते हैं। चेक कैसे करके देते हैं, देखिए, आप अगर ए है तो लेट सपोज ये रोड एक्सीडेंट वाला ए है, तो बी वाला नहीं दे पाएगा, ए वाला ही वो दे पाएगा, वो वाला दे पाएगा। कैसे दे पाएगा मैं देखता हूँ, ए बी वाला नहीं दे सकता।
क्यों नहीं दे सकता आप देखेंगे। देखिए एक होता है वो ब्लड ग्रुप, अभी ऐसे ही बोल देता हूँ, वो ब्लड ग्रुप है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर मतलब ये ए वाला ए को दे पाएगा, वो वाला ए को दे पाएगा, वो वाला बी को दे पाएगा, वो वाला ए बी को भी दे देगा, मतलब सबको दे सकता है। तो इसलिए बोलते हैं उनको यूनिवर्सल डोनर। अब क्यों दे सकते हैं ये सुनिए, देखिए इसका स्ट्रक्चर यही है, मतलब एंटीजन उसका कुछ नहीं है। तो अगर ए को देगा, इसको वो चेक करेगा कौन, एंटीबॉडी बी जो होगा भाई, इसके लिए एंटीजन एंटीबॉडी बी मतलब वो एंटीजन बी को ही वो वेट कर रहा होगा, जब भी वो एंटीजन बी आएगा वो उसको टारगेट करेगा, वो मार देगा। मतलब ए वाला स्ट्रक्चर अगर आ जाएगा वो मार देगा, या फिर ए वाला भी स्ट्रक्चर आएगा वो मार देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी वो बी वाला भी है। लेकिन ये आरबीसी में एंटीजन ही नहीं है, जब कुछ एंटीजन ही नहीं है मारेगा क्यों, कैसे मारेगा? क्योंकि वो तो एंटीजन को ही वो वेट करके बैठा है। तो इस आरबीसी में एंटीजन ही नहीं है तो क्या करेगा, वो मार ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो ब्लड ग्रुप ए को दे देगा, बी को दे देगा, ए बी को भी वो दे देगा। इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। याद रखिएगा वो सिर्फ दे सकता है, ले नहीं सकता है, याद रखिएगा। इसलिए वो डोनर मतलब दे सकता है। ले कौन सकता है? ए बी। ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, मतलब ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। मतलब ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन वो ब्लड ग्रुप सबसे दे सकता है। अभी यानी ए बी ब्लड ग्रुप क्यों ले सकता है? देखिए वो एंटीबॉडी कुछ नहीं बनाता है, तब जब एंटीबॉडी नहीं बनाता है तो ए अगर आ जाएगा तो इसके लिए वो एंटीबॉडी तो किसके लिए बनाया ही नहीं ना। तो जब बनाया ही नहीं तो ए वाला आ जाए, ए बी वाला आ जाए, आरबीसी वाला आ जाए, इसमें तो ऐसे भी एंटीजन नहीं है तो होता भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एंटीबॉडी ही नहीं बनाता है। तो इसलिए जब भी जो भी आ जाए वो कुछ नहीं होता है ब्लड ग्रुप के लिए। तो इसलिए वो सभी ग्रुप से वो ले सकता है, दे नहीं सकता है, ले सकता है। तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, लेकिन जो वो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है। ओके, तो अभी आ जाइए एक इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अच्छा, इससे पहले हम जान लेते हैं आरएच फैक्टर क्या होता है। ओके, देखिए आपको जब पूछता है कोई ब्लड ग्रुप है, आप क्या बोलते हो? ब्लड ग्रुप ए नहीं बोलते, क्या बोलते हो? ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव होता है, ये जो ओ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है, या फिर बी नेगेटिव। ये वाला जो पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, यही होता है आरएच फैक्टर। मतलब कुछ आरएच फैक्टर मैंने आरबीसी में ओब्वियसली एंटीजन होता है, ए वाला में ए, बी वाला में बी, ए बी वाला में सभी, और ओ वाला में कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ए वाला के एक और एंटीजन भी बनता है, इसको ही हम बोलते हैं आरएच फैक्टर। आरएच का मतलब क्या है? वो एक्चुअली एक मंकी से आया है, मंकी से वो वाला जो एंटीजन है वो ट्रांसफर हुआ है। कौन सा मंकी? रेसस मंकी, रेसस मंकी। वो जो बंदर जो है रेसस वाला, उससे वो ट्रांसफर हुआ है। तो इसलिए जो आरएच था है वो आरएच से ही वो निकला है, वो बोलते हैं आरएच फैक्टर। तो वो एंटीजन आरबीसी में रहता है, नॉट सभी आरबीसी में नहीं होता है, कुछ आरबीसी में होता है, मतलब मैक्सिमम आरबीसी में बनता है। किस आरबीसी में? नॉर्मली 80% लोग में आरएच फैक्टर होता है, मतलब आरएच एंटीजन होता है। तो इसलिए 80% लोग में आरएच पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि मैक्सिमम लोग पॉजिटिव होते हैं, वो पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लेकिन बहुत कम लोग हैं वो नेगेटिव होता है, क्योंकि ओनली 20% वाले क्या होता है, इनमें आरएच नेगेटिव होता है, मतलब इनमें वो एंटीजन नहीं होता है। ओके, तो उसके हिसाब से ही वो किया जाता है। मतलब
आप अगर बोलेंगे ए पॉजिटिव, एक होता है ए नेगेटिव, मतलब एक ए नेगेटिव है, इसका रोड एक्सीडेंट है। अभी तो मैंने बोल दिया ए वाला ए को दे सकता है, लेकिन उसको पहले पूछेगा वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जो पॉजिटिव वाला वो इसको नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप तो एंटीजन के हिसाब से जान लिए, अभी उसके अलावा एक और एंटीजन है, ये होता है RH फैक्टर, ये वाला भी एंटीजन होता है। तो ये नेगेटिव में क्योंकि वो एंटीजन नहीं होता है, तो इसके लिए ये वाला जो है वो RH फैक्टर के लिए भी एंटीबॉडी बनाता है। इसको बोलते हैं एंटीबॉडी RH। जैसे एंटीबॉडी बी बनाता है, भी ये एंटीबॉडी बी भी बनाता है क्योंकि वो ए है, तो इसलिए उस हिसाब से भी वो एंटीबॉडी RH भी बनाता है। तो एंटीबॉडी क्योंकि वो RH भी बनाता है, तो RH पॉजिटिव मतलब जो RH एंटीजन जहाँ पर होता है वो उसको मार देगा। तो अगर ए पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा, इसमें का अंदर भी वो फैक्टर होता है, तो वो जब आ जाएगा RH फैक्टर वो उसको मार देगा। तो इसलिए ए नेगेटिव वाला क्या होता है, वो सिर्फ ए नेगेटिव से ही वो देता है। तो इसलिए नेगेटिव ब्लड वाले को क्या बोलते हैं, बहुत रेयर ब्लड, क्योंकि ऑलरेडी 20% ह्यूमन बींग मतलब वर्ल्ड में 20% के लोग के पास भी नेगेटिव होता है। और जो नेगेटिव होता है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब वो वाला हो गया ए बी, इसका भी वो फिर डिफरेंट हो गया। तो मतलब ए नेगेटिव वो कितना कम लोग के पास होगा। तो इसलिए आप जिसमें नेगेटिव होता है इसको हम बोलते हैं रेयर ब्लड ग्रुप्स। ओके, तो वो नेगेटिव वाला कभी भी वो पॉजिटिव से नहीं ले पाएगा। एक डिजीज होता है, क्या होता है देखिए, लेट सपोज एक RH पॉजिटिव मेल, एक RH नेगेटिव फीमेल, ये फीमेल हो गया। ओके, उनके अंदर शादी हो गया, शादी के अंदर फर्स्ट चाइल्ड हो गया, ये हो गया बच्चा। अभी इस बच्चे में RH वाला क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप जो भी हो, मतलब वो हो ये हो जो भी हो, लेट सपोज कुछ भी हो, वो लेट सपोज कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी इसमें RH पॉजिटिव है, मतलब वो पॉजिटिव हो गया, वो नहीं मतलब A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला है। मैं सिंपली RH लिख देता हूँ, RH पॉजिटिव होता है। तो अभी मतलब RH पॉजिटिव ही हो सकता है क्योंकि मेल क्या है, पॉजिटिव है, जब वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आलिल आइदर वन से ले सकता है, 50-80% मतलब फादर से ले सकता है या फिर पेरेंट से ले सकता है। तो अगर लेट सपोज पेरेंट से ले आता है तो भी उसका फीटस का ब्लड ग्रुप हो गया RH पॉजिटिव, लेकिन मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव। आप सोचिए, लेट सपोज मदर का ऊम के बारे में देख रहा हूँ, वो मतलब यूटेरस के अंदर। ओके, इसके अंदर बच्चा है, बच्चा तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है, ये थोड़ा हाथ कर लेता हूँ, ये थोड़ा पैर, वाह क्या पोलियो ऐसा पैर हुआ है, अच्छा ऐसे ही हो गया। ओके, इसके अंदर RH नेगेटिव ब्लड है, सॉरी RH पॉजिटिव, बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव है। अभी माँ के और बच्चे से ब्लड कैसे कनेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम प्लासेंटा। प्लासेंटा के थ्रू ही वो मदर का ब्लड क्या होता है, वो यूट्रेस के मतलब फिटस के अंदर हो जाता है। तो मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है कहाँ पर, मदर का जो है ब्लड और फिटस का ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, वो किसके थ्रू होता है, वो प्लासेंटा के थ्रू ही वो होता है। अभी वो बच्चा RH पॉजिटिव हुआ गया है। ओके, तो ये हो गया RH नेगेटिव, मदर क्या हो गया RH नेगेटिव, तो वो बच्चा निकल गया, मतलब अभी उसका अब मतलब वो डिलीवरी हो गया। लेकिन जब ये अच्छे से सुनना, ये टाइम अच्छे से सुनना, जब डिलीवरी हो जाता है तभी, जब डिलीवरी के वक्त बच्चे के ब्लड और मतलब फीटल ब्लड एंड मदर ब्लड
थोड़ा सा मिक्स हो जाता है। याद रखना, जब डिलीवरी होता है बच्चे के ब्लड और मदर का ब्लड तब थोड़ा मिक्स हो जाता है जब डिलीवरी होता है, क्योंकि प्लेसेंटा कट जाता है तो कटने के टाइम ही वो थोड़ा मिल जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं मिलता है, थोड़ा ही मिलता है। तो जब मिल जाता है उसके बाद क्या होगा याद रखिएगा, ये डिलीवरी होकर बच्चा निकल गया। अभी मदर के अगर ब्लड देखोगे, ये हो गया मदर के ब्लड, अगर देखोगे मदर के अंदर, मदर था क्या RH नेगेटिव, ओके। ये जो ब्लड आ गया थोड़ा सा कहाँ से, फीटस से, फीटस का क्या हो गया RH पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आ गया है, थोड़ा RH पॉजिटिव थोड़ा आ गया है। तो ब्लड का है, मदर का है RH नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसको लगेगा कुछ फॉरेन मटेरियल है, एंटीजन मतलब कुछ भी फॉरेन मटेरियल जो कि बॉडी के अंदर नॉर्मली नहीं होता है, तो उसको लगेगा ये कुछ नया कुछ आ गया है। RH पॉजिटिव क्या होता है, वो क्या करेगा, वो मार देगा। कैसे मारेगा, मदर अभी क्रिएट करेगा एक एंटीबॉडी जिसको हम बोलेंगे एंटी RH पॉजिटिव, मतलब जो भी RH पॉजिटिव होगा वो उसको मार देगा। तो अभी क्या करेगा, ये जो होगा एंटीबॉडी, वो जो RH पॉजिटिव जो था ब्लड, इसको मार देगा। अभी वो मदर में वो सारे ब्लड है जो कि क्या है, ब्लड ग्रुप ऑब्वियसली RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है, और क्या है प्लस RH नेगेटिव ब्लड है, प्लस वो क्या बना है एंटीबॉडी RH पॉजिटिव। याद रखना, ब्लड के अंदर अभी RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है क्योंकि ऑलरेडी मदर का है RH नेगेटिव जो था, लेकिन वो RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी भी वो बना चुका है, एंटीबॉडी भी बना चुका है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो थोड़ा मिक्स हो गया था जो RH पॉजिटिव, वो उसको टारगेट करके मार दिया है, और वो टारगेट कर रहा है कि कभी और आएगा सेकंड, जब कभी भी जब RH पॉजिटिव आएगा वो उसको टारगेट करेगा। तो वो बच्चा तो डिलीवरी होके पास हो गया, वो आराम से बच गया। अभी लेट सपोज वो मैरिज हुआ है, ये एक बच्चा हुआ है, सेकंड बच्चा हुआ है कुछ साल के बाद, और उसका ब्लड भी RH नेगेटिव हो सकता है, RH पॉजिटिव हो सकता है। RH नेगेटिव होगा तो कोई बात नहीं, अगर RH पॉजिटिव वाला बच्चा फिर से जन्मा तो क्या करेगा, वो फिर से वो ऐसे यूट्रस में जाएगा। लेकिन जब जाएगा, अभी मदर के ब्लड के अंदर एक नया एंटीबॉडी बन चुका है, इसको बोलेंगे एंटी RH पॉजिटिव, मतलब कोई भी RH पॉजिटिव होगा वो उसको मार देगा। तो अभी इस बच्चे का अंदर क्या है, RH पॉजिटिव है, ये बच्चा के अंदर RH पॉजिटिव है, तो मतलब अभी वो ब्लड देखेगा, भाई ये RH पॉजिटिव कहाँ से आ गया, ये बच्चा कुछ नहीं दिखता है, उसका मैकेनिज्म है ब्लड के अंदर कुछ भी एंटीबॉडी RH पॉजिटिव है, मतलब RH पॉजिटिव आएगा वो उसको मारेगा। वो उसका बच्चा है किसका बच्चा है कुछ नहीं देखेगा, वो क्या करेगा, वो जो फीटल का जो ब्लड ग्रुप है जो RBC है वो उसको मारना स्टार्ट कर देगा, और इसके लिए वो बच्चा क्या होगा, एनीमिया होगा या फिर जॉन्डिस होगा। नॉर्मली मैक्सिमम टाइम क्या होता है, वो मर जाता है। तो इसीलिए याद रखना, जब पहला बच्चा बच जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड बच जाएगा, लेकिन सेकंड चाइल्ड बच ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए हथियार ऑलरेडी बना चुका है। वो जब पहला वाला गया था वो हथियार बना के गया था जो है RH पॉजिटिव, इसके लिए वो उसको मार देगा। तो अभी वो क्या करेगा, वो उसको मार देगा, क्योंकि वो एनीमिया कर देगा, जॉन्डिस कर देगा। एनीमिया मतलब क्या है, पहले पढ़े थे क्या, लो RBC स्ट्रक पढ़े थे, जिसको बोलते हैं एनीमिया। RBC क्या होता है, 1.5 लाख से जो RBC जो था, वो जो RBC जो बनता है वो RBC का जो नंबर था वो थोड़ा कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो मतलब 2.5 से 3.5 मिलियन जो था, लिख देता हूँ, 2.5 से 3.5 मिलियन RBC पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो क्यूबिक मिलीमीटर में था।
तो पिछले वीडियो में अगर देख सकते हैं, तो यहाँ पर 2.5 से अगर कम हो जाएगा इस कंडीशन को बोलेंगे एनीमिया, तभी वो उसको मार देगा। तो मार देगा तो सेकंड बच्चा मर जाएगा। तो इसीलिए एक, और इस डिजीज को हम क्या बोलेंगे, जो मार देगा इसको हम बोलेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस। याद रखना, एरिथ्रोब्लास्टोसिस एनीमिया और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस मतलब एरिथ्रो को ब्लास्ट कर देगा, मतलब एरिथ्रोसाइट को वो मार देगा। कहाँ का? वो फीटस का। तो इसलिए उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये डिजीज है, मतलब सेकंड चाइल्ड बच जाएगा, लेकिन अगर मतलब फर्स्ट चाइल्ड बच जाएगा, सेकंड चाइल्ड और होगा वो फिर वो मर जाएगा। तो इसलिए इससे बचने के लिए एक इंजेक्शन होता है, बहुत बहुत कॉस्टली होता है। तो इसमें क्या करें और क्या करना चाहिए जो सेकंड चाइल्ड मर जाएगा, मतलब सेकंड चाइल्ड, सॉरी मैं तो मार देता हूँ, तो सेकंड चाइल्ड कैसे जिंदा हो जाएगा? अगर सेकंड चाइल्ड RH पॉजिटिव होगा तो ऑलरेडी, सॉरी सेकंड चाइल्ड RH पॉजिटिव होगा तो ऑलरेडी RH पॉजिटिव है। हम क्या करेंगे, अगर इस इंजेक्शन में एंटी RH पॉजिटिव, एंटी RH पॉजिटिव मतलब RH पॉजिटिव जो एंटी जो बना था, एंटी RH पॉजिटिव, इसको मारने के लिए जो बोलते हैं एंटी RH पॉजिटिव, इसको अगर दे देंगे तो वो क्या करेगा, वो मार देगा किसको? एंटी RH पॉजिटिव को मार देगा। तब जब मार देगा वो फिर से जैसे होता वो ही हो जाएगा, मतलब वो RH पॉजिटिव जब आएगा वो फिर से कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो चाइल्ड ही वो बच जाएगा। उसके बाद थर्ड अगर बनेगा तो क्या करेगा, वो फिर से वो इंजेक्शन देना पड़ेगा, फिर से वो एंटी RH पॉजिटिव को मार देगा, वो फिर से नॉर्मल हो रहा। तो इसके लिए वो इंजेक्शन बहुत कॉस्टली होता है। तो इसका डिजीज को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो ये सब के देखने के बाद ही वो करता है, तो मतलब ये थोड़ा बहुत कॉस्टली होता है। तो प्रोसेस मतलब मैकेनिज्म यही है कि RH नेगेटिव जब मदर होगा, वो RH पॉजिटिव जब बच्चा हो जाएगा तभी वो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होगा। लेकिन फर्स्ट बच्चा बच जाएगा, सेकंड बच्चा ही वो मर जाएगा। ओके, तो ये हो गया RH ब्लड ग्रुप का बारे में हो गया। तो अभी आ जाइए ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन, ब्लड कोआगुलेशन क्या हुआ है? आप देखते होंगे कुछ भी जब क्लॉट होता है, वो क्लॉट मतलब ब्लड आता है, वो ब्लड निकलता है, कुछ टाइम के बाद वो ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और स्कार जैसा बनता है, ब्राउन कलर जैसा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट होता है। और इसको ही बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन, और ब्लड क्लॉटिंग भी आप बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्लड कोआगुलेशन। तो ब्लड कोआगुलेशन के लिए क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, और क्लॉटिंग फैक्टर के भी हम बोलते हैं कोआगुलेशन फैक्टर। ओके, तो ये जो कोआगुलेशन फैक्टर तो क्लॉटिंग फैक्टर है, वही वो ब्लड को क्लॉट करेगा। ये थोड़ा लंबा मतलब थोड़ा प्रोसेस है, और प्रोसेस को आपको याद रखना पड़ेगा, और ये बहुत बार पड़ता है। तो पहले क्या होता है देखिए, एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ओके, प्रोथ्रोम्बिन पहले वो एक होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक होता है कैल्शियम, एक होता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। याद रखना ये क्या है, एंजाइम है। ये है क्लॉटिंग फैक्टर, ये भी है क्लॉटिंग फैक्टर। कैल्शियम के बारे में जानते होंगे, वो एलिमेंट है। तो क्या होगा, पहले प्रोथ्रोम्बिन कैसे बनेगा, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन में। ये जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन क्या है, वो सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन जो है वो इनएक्टिव था, इनएक्टिव
वो एक्टिव बनेगा जब वो थ्रोम्बिन बनेगा। ओके, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन करने के लिए कुछ फैक्टर चाहिए। कौन? पहले चाहिए थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, उसके लिए एक कैल्शियम चाहिए। बहुत बार पढ़ा है कैल्शियम, याद रखना, नीट में बहुत बार पढ़ा है। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। जब कैल्शियम आपका कम हो जाता है तब ब्लड क्लॉटिंग भी कम हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम ही चाहिए वो ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। तो एक हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक हो गया कैल्शियम, और एक एंजाइम चाहिए, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। वो थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बोप्लास्टिन मतलब कैल्शियम वो मिल उसके प्रेजेंस में ही वो प्रोथ्रोम्बिन किसको कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बिन को। जब थ्रोम्बिन बन जाएगा तभी वो एक्टिव बन जाएगा। तो जब एक्टिव बन जाएगा वो थ्रोम्बिन क्या करेगा? एक और है फाइब्रिनोजेन। वो फाइब्रिनोजेन को वो थ्रोम्बिन कन्वर्ट कर देगा फाइब्रिन। ओके, ये जो फाइब्रिन हो गया अभी वो क्या करेगा? वो ऐसे जैसे सिलाई करते हैं वो इसे सिलाई कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं हम फाइब्रिन फाइबर, मतलब वो फाइबर जैसे सिलाई कर देता है। और इसको वही वो फाइब्रिन ही एक्चुअली वो क्या करता है? वो ब्लड क्लॉट करता है और इसको बोलते हैं हम कोआगुलेशन। तो मतलब ये फाइब्रिन फाइबर जो है वही वो क्लॉट करेगा, लेकिन वो फाइब्रिन बनाने के लिए मतलब वो उसको कन्वर्ट करने के लिए और एक्टिव होने के लिए कितना सारा प्रोसेस है अभी देखिए। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन होगा तभी वो एक्टिव होगा, लेकिन उसके लिए चाहिए थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम। देन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन बनाएगा, तभी वो फाइब्रिन उसको सील देगा और द क्लॉट कर देगा और द कोआगुलेशन कर देगा। तो ये हो गया आपका ब्लड कोआगुलेशन और द ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, एक्चुअली टोटल हार्ट के बारे में स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थोड़ा अभी डिफिकल्ट होने जाएगा, और लास्ट में हम नीट क्वेश्चन उसका जो है प्रीवियस ईयर जितना भी नीट क्वेश्चन है हम थोड़ा मतलब सॉल्यूशन करेंगे। उसके लिए आप पहले अच्छे से पढ़ना, मतलब जो भी पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ना। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टोटल हार्ट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और तो अदर जितना भी है उनका स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना है। धन्यवाद।